ये है हमारा 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वाइल प्रेजेंटिंग आवर डेटा। आज से पहले स्टैटिस्टिक्स की प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें हमने मोटा माटी सारा चैप्टर कवर कर लिया था। हमने सीखा था कि किस तरीके से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा और डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा। So now the thing is, इस लेक्चर में हम क्या बात कर रहे हैं कि जब आप डायग्राम्स बनाते हो तो आप जनरली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हो। हमारी टेस्ट सीरीज में कुछ बच्चों ने जो कॉमन मिस्टेक्स हमें पेपर में देखने को मिली, मैंने सोचा क्यों ना उस पर वीडियो बनाया जाए ताकि हम लोग सब डिस्कस कर सके कि छोटी छोटी चीज़ों की गलती हमें करके अपने नंबर नहीं कटवाने। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट देखेंगे, सैम्पल्स देखेंगे एंड समझेंगे कि क्या गलतियाँ हैं एंड कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन, एक मल्टीपल बार डायग्राम बनाना था। यहाँ पर जो भी पिक्चर्स होंगी वो मैं स्क्रीन के ऊपर अलग से अटैच कर दूंगी पिक्चर क्लैरिटी के लिए, राइट। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं अब इस पिक्चर में बेसिक प्रॉब्लम क्या है। एक तो काम बहुत अनटाइडी हुआ है, जो वाई एक्सिस में है बार बार क्या हो रहा है, आप स्केल चेंज कर रहे हो। पहले आपने डिसाइड किया कि अब 30, 50, 70, 90 स्केल पे रखोगे, देन यू आर डूइंग 10, 20, 30, 40, 50। होता क्या है, जब एग्जामिनर इसे चेक कर रहा है तो ये बहुत शैबी लगता है, अनक्लियर लगता है, जिसकी वजह से एक इम्प्रेशन बनता है कि आपको चीज़ नहीं आती है एंड आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे बार ग्राफ्स हैं उनको हमें लेबल करके बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ है और वाई एक्सिस पे क्या चीज़ है। आप ये चीज़ स्किप नहीं करेंगे क्योंकि यही प्रेजेंटेशन आपको बता रही है। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, इट्स नॉट सम रूल बुक, इट्स जस्ट कि आप अपने डेटा को किस खूबसूरती से, किस सिंप्लीफिकेशन से सबके सामने रख देते हो कि एक डायग्राम देख के ही आपकी सारी बात समझ में आ जाए, आपका सारा डेटा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास डेटा था इस ईयर का, एक्सपोर्ट का और इम्पोर्ट का, तो हमारा जो ईयर है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा है इसके लिए हर साल के लिए मल्टीपल बार डायग्राम्स बनेंगे। अब यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, जो भी एक्सपोर्ट्स है, जो भी इंपोर्ट्स हैं, दोनों बार्स को कुछ अलग रंग दे सकते हो या कुछ ना कुछ अलग पैटर्न्स दे सकते हो, जो कि क्या करेगा, चीज़ों को क्लैरिफाई करने में आसानी देगा। हम देखेंगे उसके सैम्पल्स भी कि जो अच्छी चीज़ें कैसे बनी हुई हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था इस टेस्ट पेपर में, एक तो जो मल्टीपल बार्स हैं इनके बीच में आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 ईयर के बीच में स्पेस जरूर होगा, लेकिन जब एक ही ईयर के मल्टीपल फैक्टर्स की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, उनके बीच में हम सेपरेशन क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक ही ईयर का डाटा प्रेजेंट कर रहा है इन दिस क्वेश्चन। मोर ओवर, जब आप एक ईयर और दूसरे ईयर के जो मल्टीपल बार्स बना रहे हो उनके बीच में हर बार डिफरेंस सेम रहेगा, उन डिफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको एक स्केल डिफाइन करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन, फिर से वही कहूँगी, प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट हाउ गुड लुकिंग यू मेक योर डाटा एंड किस तरीके से वो आंखों को देखते ही समझ आ जाए। तो जो भी आप स्केल रखेंगे वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हर बार 2 सेंटीमीटर का फर्क होगा तो 2 सेंटीमीटर का ही फर्क होना चाहिए। अगर हम ये चीज़ ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, हम सीधा क्यूब्स काउंट करके डिफरेंस रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल शीट पर भी कर रहे हो तो अपने स्केल से एक स्केल अपने दिमाग में फिट कर लो कि यार मैं इतना स्पेस छोड़ रहा हूँ एंड वो कांस्टेंट स्पेस रहना चाहिए थ्रू आउट ऑल द बार्स। आप क्या कर सकते हो, अपने बार्स के टॉप पे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 73, 70, 80, 72, जो भी वैल्यूज है उन क्वांटिटीज को जरूर मेंशन कर सकते हो। वो एक क्विक लुक देखने में आसानी रहती है, टीचर को टेबल के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ता बार बार। सीधा वो क्या देख सकता है, 70 लिखा हुआ, अच्छा 70 पे टच हो रहा है, कूल वर्क्स, तो वो चेक करना आसान हो जाता है। एंड जितना यू आर मेकिंग इट ईजियर फॉर द एग्जामिनर, आप उतना ही एक्चुअली आसान बना रहे हो किसी को भी अपना डेटा समझाना। एंड दैट्स व्हाट इज ऑल द मुद्दा ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे वाई एक्सिस पे एंड यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, ये लेबलिंग अपने को करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो शेड कर रही है, एक चीज को इसने शेड कर दिया एंड दूसरी चीज को इसने प्लेन रख दिया एंड कॉर्नर पे मेंशन भी कर दिया है कि एक्सपोर्ट्स शेडेड है, इंपोर्ट्स ब्लैंक रेक्टेंगल है। दिस रियली हेल्प्स
कि जब आप डेटा को क्या कर रहे हो, किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, आपने क्लैरिफाई कर दिया कि जो डार्क है वो क्या है, एक्सपोर्ट है, जो लाइट है वो क्या है, इम्पोर्ट है। ओके, तो फाइनली आपका एक जो आइडियल क्वेश्चन है वो कुछ आइडियल आंसर इस तरीके का दिख सकता है। एक नाइस स्केल है, डिफरेंस अच्छे से डिसाइडेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन करोड़ लिखा हुआ है, ईयर मेंशन्ड है, जो एक्सपोर्ट्स है उनको शेड कर दिया है और जो इंपोर्ट है उनको प्लेन रख दिया। अच्छा, जो भी आप ये करोगे आपको मेंशन जरूर करना है कॉर्नर ऑफ द आपके जो भी ग्राफ है उसके कॉर्नर पे कि आप किस चीज को क्या मानकर चल रहे हो, किस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने स्लांट लाइंस से फिल किया है एक्सपोर्ट वाले रेक्टेंगल को और वहां पर वो चीज मेंशन भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने को कहा गया है। ये फॉलोइंग डेटा है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या था याद करो। सबसे पहले सब डिवाइडेड में आप एक ही बार में मल्टीपल फैक्टर्स को इन टोटालिटी दिखा रहे थे, यानी कि कैसा बनेगा, ईयर 2016 का एक बार बनेगा, ईयर 2017 का एक बार बनेगा। ये सारे फैक्टर्स एड ऑन होंगे और 2016 की टोटल बार की हाइट होगी 60, 2017 की टोटल बार की हाइट होगी 90 और इन पार्ट्स में वो सब डिवाइडेड होगा। यहां पर देखते हैं यहां पर क्या किया हुआ है। एक बच्चे ने, हम कई बार क्या गलती करते हैं, स्केल नहीं डिफाइन कर पाते कि हमें ये चीजें दी हुई हैं, ईयर दिया हुआ है और चीजें दी हुई हैं वीट राइस ग्राम। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे उसने क्या किया, वीट राइस ग्राम को एक्स एक्सिस पे ले लिया, यहाँ पर नंबर्स लिखे और इनको बोल दिया ईयर है। अब अगर आप लोग दिमाग लगाओ, बच्चा क्या सोच रहा है कि ये ईयर है, यानी कि 2010, 2020, 2030, 2040 है। नहीं, ये क्या है, क्वांटिटी है राइस वीट और ग्राम की, यानी कि यहाँ पर लोकेट क्या कर दिया उसने, राइस वीट और ग्राम। अगर राइस वीट और ग्राम यहाँ पर लोकेट हो गया तो वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए था, वैसे भी जो y यहाँ पर हमारा x एक्सिस पे ईयर है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y एक्सिस पे जो वीट ग्राम राइस है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हम देख रहे हैं डेट के हिसाब से कितनी कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी हमारी किधर आएगी, y एक्सिस पे आएगी। तो ये तीन पार्ट्स में सब डिवाइड होना चाहिए था एंड इस तरीके से हम कई बार मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमें क्या प्रेजेंट कर। तो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाते, नहीं क्लियर हो रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हम दिमाग लगाते कि ये जो आपका y एक्सिस है, यहाँ पर आप एक्चुअली में ईयर जो आप लिख रहे हो, ईयर ये लोकेट कर रहे हो। आप लोकेट तो क्वांटिटी कर रहे हो, किसकी क्वांटिटी लोकेट कर रहे हो, राइस वीट और ग्राम की। तो y एक्सिस पे क्या है, राइस वीट और ग्राम। तो x एक्सिस पे तो कुछ और आएगा, x एक्सिस पे क्या आएगा, 2016 और 17। यानी कि हमारे पास सब डिवाइडेड का डायग्राम कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या है देखो, थोड़ा शैबी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करेक्शंस कर दिए हैं। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, एक बार मैं उधर आ जाती हूँ, शायद मैं आपको पीछे से आती हुई दिखूँ इमेज के, क्योंकि ये इमेजेस हमने ऊपर से लगाई हुई हैं ताकि क्लियर दिखे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, सही काम किया हुआ है, राइट है, 2016 का 17 का ईयर मेंशन किया है, आइटम्स मेंशन की है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये था, इन्होंने क्या किया, जो भी क्वांटिटीज थी उनको सिंपल लिख के एक लाइन से डिवाइड कर दिया, कोई भी सिंबल्स नहीं दिए थे। अब सिंबल्स ना देने की वजह से जब मैं ये टेस्ट चेक कर रही थी तो मुझे प्रॉब्लम क्या आई, मुझे वो लाइन ढूंढनी पड़ी, कहाँ पर है, अच्छा ये रही, कहाँ पर है, लाइन मार्क बिल्कुल सही की हुई है। लेकिन एग्जामिनर को आप अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते थे, आप क्या कर सकते थे, कुछ ना कुछ पैटर्न क्रिएट कर सकते थे। आप कह सकते थे कि जो स्लांट लाइंस है वो वीट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सर्कल्स हैं छोटे छोटे वो राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ग्राम वाला जो रेक्टेंगल है वो खाली है। अगर आपने ये तीन चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी होती तो मेरे को क्या हो जाता, मेरे लिए वो एक बढ़िया प्रेजेंटेशन हो जाता, मुझे चीजें ढूंढनी नहीं पड़ती। डायग्राम आइडियल वही है जहां पर चेक करने वाले को चीजें ढूंढनी ना पड़े, सीधा दिख जाए कि ये पड़ा है, देखो, बोलो बात समझ में आ रही है। तो कैसा दिखेगा हमारा, दिस इज वेरी नाइसली डन। देखो ग्राम को इसने स्लांट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, राइस को छोटे छोटे क्रॉसेस से रिप्रेजेंट किया, एंड वीट वाले डब्बे खाली रखे हैं, रेक्टेंगुलर खाली रखे हैं। साथ में क्वांटिटीज भी मेंशन कर दी है विद इन द रेक्टेंगल कि 30 है वीट, 45 है, देन कितना है
जो भी क्वांटिटीज मेंशन्ड है अलग अलग चीजों की, एंड ऑन द टॉप टोटल कितना क्वांटिटी बनता है वो भी मेंशन हो गया। ईयर 2016, 2017 एंड वाई एक्सेस पे भी हमें बता दिया गया है कि क्वांटिटीज लोकेट की जा रही है राइस की, ग्राम की और wheat। इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है अपना जो भी डायग्राम है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पाई डायग्राम की। सबसे पहले मैं यहाँ जाती हूँ, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले जो भी चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कि पाई अगर निकालना है तो पहले परसेंटेज चेंज होगा फिर एंगल चेंज होगा, तो आप सीधा ही कैलकुलेट करने बैठ जाओ। पढ़ तो लो, लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। परसेंटेज आपको ऑलरेडी गिवन, को एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दी हुई, परसेंटेज ही दी हुई है, तो परसेंटेज हमने सीधा लिख लिया। उसके बाद एंगल कैसे फाइंड करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 360, जो भी परसेंट है से 60% है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि एक सर्कल का 60% कितना हुआ, यानी 360 डिग्री का 60% कितना हुआ, उसकी वैल्यू आ जाएगी 216। फिर हम ऐसे ही सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये टोटल किसके इक्वल होनी चाहिए? 360 के इक्वल होनी चाहिए। बोलो इतनी बात हमें समझ में आ रही है? अच्छा, अगर परसेंटेज ना दी हो तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करनी? जिस भी वैल्यू की परसेंटेज निकालनी है वो वैल्यू ऊपर आएगी, वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर आएगी, नीचे आएगी कि टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, एक्चुअल अमाउंट कितना बन रहा है। परसेंट में चाहिए हमें, इसलिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा सिंपल परसेंटेजेस आ जाएंगी एंड देन हम उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं कि परसेंटेज और एंगल वाला चीज़ साथ में ही कर देते हैं कि वहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ आके आप डिवाइड करोगे तो 100 कैंसिल समझ के सीधा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है वो बच्चे समझे कि ये तरीका गलत नहीं है, इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। पर स्टिल कई बार टीचर क्या करता है, क्योंकि +1 लेवल है, बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है यहाँ पर, टीचर ने जिस तरीके से करवाया होता है स्कूल में वो उस हिसाब से आपके नंबर कई बार काट लेता है कि आपने तो परसेंटेज नहीं निकाला, सीधा एंगल निकाल दिया, तो हम आपके नंबर काट देंगे। पर एक्चुअली में जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मैं इधर आ जाती हूँ और हम ये वाला पिक्चर लगा देते हैं। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? ये एंगल्स बनाए, डी से क्या किया है? 216 का एंगल बना दिए, 18 का एंगल बना दिया, 36 एंड 54 का एंगल बन गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो मैं नोटिस करती हूँ, जो हमारे ये वाले सम्स होते हैं, पाई वाले सम होते हैं, इनमें क्या दिक्कत आती है? यहाँ पर हम एक छोटे से तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका ये सर्कल है, ये आपके सर्कल का सेंटर है, समझ लीजिए आपको 108 का एंगल बनाने के लिए कहा गया। अब आप क्या यूज करते हो? डी यूज करते हो एंगल बनाने के लिए, हाँ या ना? अब डी में 2 एंगल्स लिखे होते हैं, एक तो यहां से 0 से शुरू होता है और एक यहां से 0 से शुरू। अब इसका कोई रूल नहीं है कि आप यहां से नहीं देख सकते हो, आप यहां से नहीं देख सकते हो, आप कहीं से भी देखो, पर जहां का भी आप 0 पिकअप कर रहे हो, समझ लो आप ये वाला 0 चेक कर रहे हो, एक 0 यहां से शुरू होगा, एक 0 बाहर की तरफ से शुरू, एक लेफ्ट से एक राइट से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि हम कौन सा 0 देख रहे हैं? हम लेफ्ट वाला 0 देख रहे हैं, तो आपका जो भी लाइन है वो लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए, यानी कि आपका डी इस तरीके से प्लेस होना चाहिए। आप 0 से 108 तक जाओ। अब ये जो 108 है ये अंदर वाला हिस्सा ही होना चाहिए डी का, क्योंकि अगर आप बाहर वाला हिस्सा देखोगे तो 108 यहां पर नहीं आएगा, 108 कुछ यहां पर आएगा, क्योंकि वो इस 0 से 108 की वैल्यू है। इसको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो आप कोई भी 0 उठा रहे हो, दैट डजंट मैटर, पर याद रखो कि जिस भी 0 को आप अपनी लाइन पर रख रहे हो, उसी 0 से आपको, मतलब उसी लाइन, अगर अंदर हो तो अंदर वाली लाइन, अगर बाहर हो तो बाहर वाली लाइन, उसी 0 से आपको जो भी रिक्वायर्ड नंबर है, 98 है, 99 है, 100 है, 108 है, उधर तक जाना है। अब कई बार क्या होता है, एंगल्स बड़े हो जाते हैं, जैसे 216 ड्रॉ करना है यहाँ पे हमें, तो उसमें आप क्या कर सकते हो? आप बड़े एंगल को छोड़ के पहले छोटे छोटे एंगल्स ड्रॉ कर लो, बड़ा एंगल लास्ट में ऑटोमेटिकली बच जाएगा। या फिर बड़ा एंगल अगर आप ड्रॉ करना भी चाहते हो, ऐसा भी कोई बात नहीं है कि वो ड्रॉ ही नहीं हो सकता। ये जो आपकी डी होती है ये 180 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो ये 360 का हाफ होती है। तो आप क्या कर सकते हो?
आपका एंगल कैसा दिखेगा, ये तो आप 108 मान लो, उसके बाद हम मान लेते हैं आपको 200 का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, अपनी डी को अगेन इस पॉइंट पे रखोगे एंड 20 डिग्रीज का एंगल और काउंट करोगे। 20 डिग्री के एंगल को मार्क कर दोगे, यहां से लेकर यहां तक ये सारा आपका क्या हो जाएगा, 200 का एंगल। 200 का एंगल आपको मिल जाएगा अपने सर्कल के अंदर। होपफुली कुछ हमें समझ आया होगा कि पाई कैसे काम कर रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे काम करेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, जब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हो, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब हम स्ट्रेट लाइंस से उन मिड पॉइंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, उस लाइन डायग्राम को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बच्चों ने क्या गलती की हुई थी, एक बच्चे ने सिर्फ हिस्टोग्राम बना के छोड़ा हुआ है। हिस्टोग्राम के नंबर आपको नहीं मिलेंगे अगर आपको बोला गया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करो, आपको मिड पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। बाकी सब चीजें ठीक थी, पर आप हिस्टोग्राम बनाकर नहीं छोड़ सकते हो। और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम था। यहां पर हम लोगों ने डाटा कैसे लिया हुआ है, देखो बच्चे ने हिस्टोग्राम नहीं बनाया है, कैसे लिया हुआ है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। अगर आप इस डाटा को देखें, पूछे मुझसे कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे क्यों नहीं बना सकते। अरे यार आप यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि इस ग्राफ में 2 25 है, 2 30 है, 2 35 है, 2 40 है, यानी कि जो हम नॉर्मल अपना स्केल देखते हैं ना, आप कह रहे हो उस स्केल में 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरीके से क्वांटिटी है। इस तरीके से क्वांटिटीज होना पॉसिबल नहीं है। हिस्टोग्राम का शेप क्यों लेता है, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है वो दो बार्स को आपस में जोड़ देता है। 20 to 25 और 25 to 30 दोनों में एक कॉमन लाइन निकलेगी 25 से। दैट्स व्हाट मेक्स हिस्टोग्राम अ हिस्टोग्राम। इसीलिए आप इस तरीके से चीजों को नहीं लिख सकते। यहां पर भी देखो क्या दिक्कत है, वही किया हुआ है 20 to 25, 25 to 30। दो इसने हिस्टोग्राम बना लिया, लेकिन ये स्केल लिखने का तरीका गलत है। उसके बाद क्या किया हुआ है, एक स्मूथ लाइन से कह सकते हैं हमने, इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। हम जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमसे मांगा गया है ना, तब हम स्मूथ लाइन नहीं देंगे, तब हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइंस चाहिए, यानी कि आपको स्केल यूज करना है बेसिकली। जब हम स्मूथ लाइन दे रहे हैं, स्मूथ कर्व दे रहे हैं, उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहा जाएगा। हमें क्या बनाने को बोला है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट कैसे बनेगा, देखो यहां पर एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, इसने मेंशन करना मिस कर दिया कि एक्स एक्सिस पे क्या लोकेटेड है, वाई एक्सिस पे क्या लोकेटेड है, अदरवाइज ये फुल नंबर वाला काम था। हुआ क्या है यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी चीज, ये जो आपको 0 to 15 के बीच में साइन दिख रहा है ना, ये साइन हमें शो करता है कि यहाँ पर जो स्केल है वो अनइवन है। देखो 15 to 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। 20 to 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का। लेकिन स्टार्टिंग में 0 to 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का। जब भी ग्राफ में किसी पॉइंट पे अनइक्वल डिस्टेंस होता है ना, दो पॉइंट्स के बीच में, तब आप ये ब्रेक का साइन डाल के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत अच्छा ये साइन यहाँ पर यूज हुआ है। एंड देन देखो स्ट्रेट लाइन से मिड पॉइंट्स को कनेक्ट किया हुआ है। ये जो डायग्राम हमारे पास आया है, इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। राइटली डन, ये भी बिल्कुल सही तरीके से डन है। जस्ट द थिंग इज कि हमें ये नीचे 20 पर टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। आइदर यू कैन लीव इट ओपन एंडेड, या फिर आप 20 से थोड़ा आगे, 45 से थोड़ा आगे अपने लाइन को एंड करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास उस चीज का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये चीज आप खुद ना डालो तो बेहतर है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर देखो आपने लेबल भी किया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एंड ये एकदम सही बना हुआ है। राइट, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओजाइव कर्व। ये बिल्कुल सही बना हुआ है ओजाइव कर्व। द ओनली थिंग इज कि हम लोग मिस कर देते हैं एक्स एक्सिस पे क्या चीज है, वाई एक्सिस पे क्या चीज है, वो बताना, वो हमें यहाँ पे बताना है। जैसे हम बता सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारे क्या है, मार्क्स हैं, और वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, कितने स्टूडेंट्स के उतने नंबर आए हैं। ओजाइव बनाना है। कौन सा ओजाइव बनाना है, मोर देन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालनी पड़ेंगी, जो यहाँ पर निकाली हुई है।
मोर देन उजाइव में मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त हमें बड़ी दिक्कत आती है। होता क्या है कि हम लोग कैसे सोचते हैं, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर ले। मोर देन, सबसे पहले मोर देन कितना होगा, 0। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मोर देन 0, दिमाग लगाओ, 10, 0 से 10 के बीच में कैसे नंबर होंगे, 6, 7, 8, 3, 2, 1 ऐसे नंबर होंगे। वो सब 0 से बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े। 10 से 20 में जो नंबर होंगे वो 0 से बड़े होंगे, छोटे होंगे, बड़े। सभी नंबर्स 50 तक जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 0 से बड़े होंगे कि नहीं होंगे, सब 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। इसीलिए क्या बोला गया है, मोर देन 0 कितने, 50 नंबर। उसके बाद बोल रहे हैं कि मोर देन 10 कितने। अब मोर देन 10 में बच्चे दिक्कत मानते हैं कि इसे माइनस करें या इसे माइनस करें। रट्टा मत मारो ना कि माइनस करना है, किसे माइनस करें, दिमाग लगाओ। क्या बोले, मोर देन 10 कितने, इसमें जो भी नंबर होंगे कैसे होंगे, 6, 7, 3, 2, 1, 9, 8, ये नंबर 10 से बड़े हैं या 10 से छोटे, 10 से छोटे। मोर देन 10 में ये नंबर्स लिखे जाएंगे, नहीं लिखे जाएंगे। 10 से 20 में जो नंबर आ रहे हैं, 10 से 20 में कैसे नंबर होंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ या ना, वो 10 से बड़े हैं या छोटे, इंक्लूड होंगे, ये सारे इंक्लूड होंगे। तो रट्टा नहीं है कि माइनस करना, आप इन्हें प्लस भी कर सकते हो, या सिंपली इस 5 को टोटल में से माइनस भी कर सकते हो, फिर भी तो आपका जवाब आ जाएगा 50 - 5 = 45। नेक्स्ट में क्या होगा, आप इसे भी माइनस कर दोगे। जब मोर देन 20 लिखोगे तो 19, 18, 17 ये सब भी बाहर निकल जाएंगे। तो हम सीधा 45 में क्या कर देते, 10 माइनस कर देते। आप 50 में से 5 और 10 दोनों माइनस भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम समझना क्या चाहते हैं इस बात से कि मोर देन का अगर आपको ऐसा, अरे मैं तो फॉर्मूला भूल गया पेपर में, कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर कितनी बड़ी बात है, दिमाग लगाओ। 0 से बड़े कितने, अगर आप कहो कि मैं पहला गलती से ऐसे लिख दूंगा कि मोर देन 10 कितने, तो दिमाग लगाओ कि सीरीज में, टेबल में जो 10 से छोटी वैल्यूज है वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि इस यूनिट में जितनी भी वैल्यूज है 0 to 10 में वो सब 10 से छोटी है। तो अगर आपने मोर देन 10 से शुरू कर दिया, मोर देन 0 नहीं लिखा, तो ये वाली वैल्यूज कहाँ जाएंगी। खुद से सवाल करना सीखो। अगर आप खुद से सवाल पूछोगे ना कि अरे यार फिर उस वैल्यू का क्या होगा, अरे यार ये वैल्यू 10 से छोटी है, ये 10 से बड़ी है, जब हम खुद से सवाल पूछने लगेंगे तो अपने आप जवाब आएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमने बुक में 2 फॉर्मूलाज देख लिए, उन्हें याद कर लिया है, अब हम फॉर्मूला भूल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत। इसकी जगह हम सिंपली क्या कर सकते हैं, खुद से सवाल पूछो, यार अगर मेरे से ये बोला जा रहा है मोर देन 10 बताओ, तो जो इस इंटरवल में आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 9, 2, 1, ये 10 से बड़े होंगे, नहीं होंगे, फिर इंक्लूड भी नहीं होंगे। लेस देन भी ऐसे ही काम करेगा, दिमाग लगाओ। लेस देन 10 देखोगे, लेस देन 0 की कोई वैल्यू होगी, नहीं होगी, इसलिए शुरू कहाँ से होगा, लेस देन 10 से। लेस देन 10 कितने होंगे, 5 होंगे। क्यों, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 1, ये सब क्या है, टोटल नंबर कितना है, यहाँ पे 5 गिवन है। अब ये नहीं कहना कि 10 से छोटे तो 6 भी है, 7 भी है, तो ऐसा तो 10 नंबर हो जाएंगे, नहीं, फ्रीक्वेंसी देखनी है कि हमारे पास कितने नंबर गिवन है, 10 से छोटे, हमारे पास सिर्फ 5 नंबर गिवन है। हाँ, ऐसे सोचना है, कहीं गलत समझ जाओ। चलो बात समझ में आ गई, कैसे काम करेगा, हाँ या ना। ये देखो, ये मोर देन और लेस देन उजाइव का एक बढ़िया सैंपल है, सॉल्व किया हुआ है बढ़िया तरीके से। मोर देन फाइंड किया हुआ है, लेस देन फाइंड किया हुआ है। देखो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत भी कटिंग वटिंग देख रहे हैं ना, ये किस वजह से होती है, बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या माइनस करूँ, सेकंड वाला करूँ या थर्ड वाला करूँ। दिमाग लगा लो ना, 1 मिनट रुक जाओ, दिमाग लगाओ कि मेरे से पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मोर देन 5 कितने। तो मैं देखूंगा ना कि जो छोटे हैं 5 से वो इंक्लूड ना हो, बाकी सब इंक्लूड हो जाए। बोलोगे इसको, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। होपफुली हमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कुछ और समझ आया होगा, कुछ कमियां पता लगी होंगी जो हम अक्सर कर जाते हैं भूल चूक में, इग्नोरेंस में, या वैसे ही जल्दबाजी में। ये कमियां नहीं करनी है और प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंटेशन और डेटा की। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलेंगे जल्दी। एंड अगर आप हमारी ऐसी टेस्ट सीरीज़ को, प्रैक्टिस पेपर्स को
सब्सक्राइब करना चाहते हैं, हमारे पेड टेस्ट कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही नए लेक्चर्स के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।